करें भाई शुरू। टॉपिक का नाम लिख लो राष्ट्रीय आय। अब देखो इसमें पहले तो आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए कि राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय का मतलब है राष्ट्र के लोगों की आय। राष्ट्र की आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के लोगों की आय, देश के लोगों की आय। अब देश के लोगों की आय इसका मतलब चाहे देश के लोग यहां से कमाएं चाहे देश के लोग विदेश से कमाएं, समझा कि नहीं? राष्ट्र की आय का मतलब क्या होता है? देश के लोगों की आय। और देश के जो लोग कमाते हैं, समझा कि नहीं, उत्पादन का काम करते हैं, भाई कमा करके मिलती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को इनकम मिलेगी, तो पढ़ाने से तो मिलेगी। खेती में आदमी काम करता है तो काम करने से इनकम मिलेगी। क्लियर है? तक तो जो लोग काम करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन बोलते हैं। समझ आ गई मेरी बात है? तो चाहे तो आप ये कह दो कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो चाहे आप इसको कह दो कि देश के साधनों की इनकम, तो भी वही बात है। चाहे आप ये कह दो कि देश के लोगों की इनकम। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक साल में देश के लोगों ने काम करके कितना कमाया। काम करके कमाया तो आप इसको ये कह सकते हो कि देश के साधनों की एक साल की इनकम, या देश के लोगों की एक साल की इनकम। अब प्रश्न आ जाए कि वो इनकम देश में कमाई हुई वो हो या विदेश में कमाई हुई वो हो या दोनों को शामिल करके हो, तो कौन सा बताओगे? दोनों को शामिल करके। तो इसका मतलब देश के लोग एक साल में जो इनकम कमाते हैं, यहां से कमाई वो भी और विदेश से कमाई वो भी, दोनों को आप जोड़ दो, एक साल में कितना कमाया देश के लोगों ने, वो क्या हो जाती है? देश की राष्ट्र की आय हो जाती है। अब आपको जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, ये तो राष्ट्रीय आय आ गई। प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो क्या कर दोगे? देश के अंदर देखो टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। टोटल पॉपुलेशन का भाग लगा दोगे, कुल जनसंख्या का भाग लगा दोगे, तो क्या आ जाएगी? आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अब राष्ट्रीय आय के देखो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग अवधारणाएं होती हैं जो अपन पढ़ेंगे भाई। जैसे जीडीपी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, जीएनपी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, एनडीपी है, एनएनपी है, पीआई है, समझ कि वो अलग अलग अपन इसकी अवधारणाएं बाद में अपने पढ़ते जाएंगे। तो एक तो मोटा मोटा आपके दिमाग में ये आ गई होगी कि राष्ट्र की आय का मतलब देश के लोगों की आय, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब है जितनी इनकम है उसको आप पॉपुलेशन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो वो क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय होगी। अब इसमें मैं आपको कुछ तथ्य लिखाऊंगा, पहले तो वो तथ्य लिख लो आप, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे। समझा कि नहीं? तथ्य है वो तो जैसे आप ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रीम पढ़ते हो वैसे ही तथ्य हैं। जैसे तथ्य आ गए भाई कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए साइमन कुजनेट्स। क्या बताया? साइमन कुजनेट्स। प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, काउंटिंग किसने की थी, अनुमान किसने लगाया था, तो उत्तर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। कब किया था? 1868 ईस्वी में। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी। क्लियर यहां तक है? अब उनकी एक पुस्तक का नाम भी पूछ लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर अगर प्रश्न आ जाएगा भाई राष्ट्रीय आय का अनुमान और किस किस ने लगाया था, तो 3-4 एक नाम आपको और याद रखने। फिंडले सिराज का नाम याद रख लेना, ठीक है ना, और डॉक्टर VKRV राव का नाम याद रख लेना, CR देसाई, रमेश चंद्र देसाई, इनका नाम याद। 3 नाम और याद रखने, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और CR देसाई। 3 नाम और मैं लिखवा दूंगा आप, 3 नाम ये याद है। अगर क्वेश्चन आ जाएगी भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तब आपको याद रखना है डॉक्टर VKRV राव। और डॉक्टर VKRV राव ने जो मेथड अपनाया था राष्ट्रीय आय के मापन के लिए, वो था उत्पादन विधि और आय विधि। फिर अगर प्रश्न आ जाए कि भाई अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आपका उत्तर सीधा सा हो जाना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहेंगे CSO। तो शॉर्ट वाला याद रख लेना भाई, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है या अनुमान कौन लगाता है? CSO। क्लियर याद? CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसका नाम कर दिया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। शॉर्ट में तो वही CSO है, लेकिन पूरा नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जबकि पहले क्या था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस तरह से मैं आपको कोई तथ्य लिखाऊंगा, लिखते जाओ आप, लिखो।
राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। याद रह जाएगा ये तथ्य। दूसरा तथ्य लिखो, भारत में सर्वप्रथम, एक थोड़ा बताओ, मैं थोड़ा लिखना फास्ट पड़ेगा, मेरी आदत ऐसी है कि थोड़ा फास्ट लिखाने की है, ठीक है ना। तो आप देखो, इसमें थोड़ा दिमाग को एकाग्र रखोगे ना तो आराम से फास्ट लिखा जाएगा। हाँ, तो क्या लिखा है भाई, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी में लगाया गया था। इस समय इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी, 20 रुपए बताई थी। लिख लिया इतनी बात। फिर लिखो, इसके बाद, इनके बाद मतलब दादा भाई नौरोजी के बाद में है प्रति व्यक्ति आय है। एक चीज और सुनो आप, मैं आपको आगे लिखाने वाला था लेकिन पूछे पहले, राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन होती है या जो अनुमान लगाया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है, वो हर साल लगाया जाता है। तो जो भी राष्ट्रीय की आय आएगी ना, वो इसका मतलब चाहे वो राष्ट्रीय की आय आए, चाहे वो प्रति व्यक्ति आए, चाहे वो जीएनपी पूछे, चाहे वो जीडीपी पूछे, इसका मतलब वो हर साल की होती है, एक साल की होती है। तो 20 रुपए कोई एक दिन की या एक महीने की नहीं, 20 रुपए क्या होती है, वार्षिक। तो ये मुझे अब लिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई वार्षिक है, तो आप सीधा सीधा राष्ट्र की आय की गणना क्या होती है, हर साल होती है। तो उन्होंने राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 20 रुपए। इसका मतलब है देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सालाना 20 रुपए, साल की हो गई है। क्लियर इतनी बात। और प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है, राष्ट्रीय आय को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक साल में देश के लोगों की इनकम, चाहे वो यहां से कमाए चाहे वो विदेश से कमाए। जब अपन कहेंगे भाई किसी घर में पूछ ले भाई तुम्हारी कितनी कमाई है, कि साहब 4 जना तो ठे कमा रहे हैं, 2 जना विदेश में कमा रहे हैं, टोटल जोड़ के तो बताएंगे। तो वही मैंने बताया भाई, एक साल में जो कमाते हैं वो राष्ट्रीय की आय होगी। आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, प्रति व्यक्ति आय होगी, तो प्रति व्यक्ति आय एक साल की आई ना। चलो तो आगे लिखो। इसके बाद फिंडले सिराज, फिंडले सिराज, फिंडले सिराज कोमा लगाओ, डॉक्टर आर के, सॉरी गलत लिख दिया भाई, डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव। फिर कोमा लगा के लिख लो, डॉक्टर आर सी देसाई, आर सी देसाई, डॉक्टर आर के देसाई ने भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया था,
ने भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। फिर लिखो, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? देखो, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव द्वारा लगाया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग किया था। उत्पादन विधि और आय विधि। उत्पादन विधि मतलब प्रोडक्शन मेथड है, आय विधि का मतलब है इनकम मेथड है। तो उन्होंने जो विधि काम में ली थी वो कौन सी थी? उत्पादन विधि और आय विधि। क्लियर है यहां तक? अब इसमें मैं एक चीज भूल गया था, वो आप सुन लो कि भाई दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी वो मैंने नहीं लिखाई, ठीक है ना? वो बीच में थोड़ा हो गया था वो, इसलिए वो दिमाग से निकल गई वो चीज। तो आप वो पुस्तक का ऊपर लिख लो, है ना? जो आपका जो लिखा है ना उसके ऊपर लिख लो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। पुस्तक का नाम लिख लो, क्या बताया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। एक दो बात मैं और बता देता हूं दादा भाई नौरोजी के ऊपर आपको। एक देखो, अगर प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी का अनुमान किसने लगाया था सबसे पहले? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। फिर उसके बाद में तो और भी अनुमान लगे थे, लेकिन सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। क्लियर है? एक चीज आप ये भी याद रख लेना। और एक आपको ये ध्यान होगा, आपको हिस्ट्री वगैरह में पढ़ लिया होगा आपने, धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे बढ़े अब? चलो तो फिर लिखो आगे। राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु, एस्टीमेट लगाने के लिए, आकलन हेतु वर्ष 1949 बोल रहा हूं मैं, 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी ये ऊपर लिखा हुआ है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं भैया आपसे। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। और शायद आपका यह पढ़ा हुआ होगा कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो प्रारूप दिया था, जो मॉडल दिया था, वो भी किसने दिया था?
पीसी मालनोबिस ने। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना की थी कोलकाता में, वो भी किसने की थी? पीसी मालनोबिस ने। क्लियर यहां तक? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? पीसी मालनोबिस ने। फिर लिखो, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति की प्रथम रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय समिति की प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1955 में प्रकाशित की गई थी। देखो, प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1955 में 55 में प्रकाशित किए गए थे। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। भाई, राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट मैंने बताई है 1951 है, अंतिम रिपोर्ट है 1955 है, और राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 से पीसी मालनोबिस की अध्यक्षता में। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक है? चलो तो फिर आगे लिखो। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ब्रैकेट में लिख लो CSO, द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है। मैंने आपको लिखा है कि भाई वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना या राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है या कौन करता है इसकी गणना? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर लिखो, वर्तमान में इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ब्रैकेट में वही आपका आ जाएगा CSO। वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रखा गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रखा गया है। और यह है कहां पर है? नई दिल्ली। देखो, थोड़ी चीज मैं क्लियर कर दूं। मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का जो लेवल रहेगा वो आपकी 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास। 12th को भी मैं ज़्यादा नहीं लेऊंगा, क्योंकि 12th को लेने का मतलब हो गया आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक का आपका आएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखाने का मतलब ज़्यादा फिर लेवल में लेने का मतलब भी आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। तो मैं उसके हिसाब से 11th तक के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। मैं चाहो तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो कि वो आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह से कर लेना, फिर दिक्कत नहीं है। भाई बाहर चले जाए तो आप मुझे कहते हैं कि साहब बाहर गए, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आपके 500 टॉपिक, उसमें कहां से बाहर जाएगा? तो मिला के देखो, मेरा फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड में जो व्याख्याता भर्ती 2018 थी, उसमें ऑल राजस्थान जो टॉपर विदिशा खिचड़ थी वो मेरी स्टूडेंट थी। थर्ड रैंक थी वो भी मेरी स्टूडेंट थी। थर्ड रैंक का स्टूडेंट वो भी मेरा स्टूडेंट था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर है, स्टैटिक्स के अंदर है। देखो, ईश्वर की कृपा मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, जो लिखाता हूं उसमें से आ जाता है। चलो पूरा नहीं आया तो 90% तो आएगा ही आएगा। अब 10% जो बचता है, तो मेरे हिसाब से 10% अगर रह भी जाए तो वो आपका सिलेक्शन रोकेगा नहीं। भाई जैसे मान लो कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन नहीं आया या 2 क्वेश्चन नहीं आए पढ़ाए हुए में से,
तो फिर वो करेगा कौन उन क्वेश्चनों को? वो दो छोड़ देना, आप 13 सही कर देना। आप तो कोशिश ये होगी कि आपके 15 में से 15 उसमें से आ जाएं, लेकिन अगर नहीं आए तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जाएगा बाहर, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। तो तारो काम है तो शांति और आराम से हूं, जितनी चीज लिखाऊं बन पढ़ लो, जठे समझ में नहीं आया वहीं पर आप बोलना। बोलना कहां पर है? जहां पर समझ में नहीं आता है वहीं पर आप बता देना, हाथ कर देना, मैं पूछ लूंगा उससे भाई क्या दिक्कत है उसके बाद। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको लिखाता रहूंगा, अब देखो आदमी का दिमाग चलता है, उस समय आप बोल गए तो वो बीच में कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था तो वो बीच में रह गई थी ना पुस्तक, तो फिर उसे क्या है, वो कंटिन्यूटी टूटेगी। आप विश्वास करो बाहर नहीं जाएगा आप, ठीक है। चलो तो मैं क्या लिखा रहा था आपको कि वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम क्या कर दिया गया है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। फिर लिखो सीएसओ की स्थापना, सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। तथा सीएसओ ने कार्य प्रारंभ, सीएसओ ने कार्य प्रारंभ 1955 में किया था। 1955 में किया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, सीएसओ से पहले, सीएसओ से पहले राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी? सीएसओ से पहले राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती थी? पहला ऑप्शन लिखो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दूसरा लिखो भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन लिखो राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, और चौथा ऑप्शन लिखो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा करोगे? है तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रीय आय समिति। इसको टिक कर दो, राष्ट्रीय आय समिति। अब राष्ट्रीय आय समिति की डिटेल आपके पास है। गठन कब हुआ था? 1949। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पीसी मालनोबिस। प्रथम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, ये डिटेल आपके पास है। होगी यहां तक? फिर लिखो नीचे राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष, राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष निम्न 2 कीमतों पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष निम्न 2 कीमतों पर की जाती है। पहला लिखो प्रचलित कीमत है। अब कीमत की जगह हो सकता है आपके मूल्य लिखा हुआ मिल जाए, इंग्लिश में तो प्राइस ही होता है ना, तो प्रचलित कीमत बोल दो, चाहे इसको आप क्या बोल दो, चालू कीमत बोल दो, चाहे इसको आप वर्तमान कीमत बोल दो, वर्तमान कीमत। दूसरा स्थिर कीमत, स्थिर कीमत। लिख लिया आपने? मैंने आपको लिखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना हर साल प्रति वर्ष 2 कीमतों पर की जाती है।
पहली मैंने लिखा ही प्रचलित कीमत या चालू कीमत या वर्तमान, मतलब करंट प्राइस के ऊपर, करंट ईयर की प्राइस के ऊपर। दूसरी मैंने क्या बताई, स्थिर कीमत। स्थिर कीमत का मतलब होता है बेस ईयर की प्राइस पर, आधार वर्ष की कीमतों पर। इसको क्या कहोगे, स्थिर कीमत भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो आप, आधार वर्ष की कीमत। आधार वर्ष की कीमत लिख लिया आपने। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन से वर्ष को आधार माना गया है। तो आपका उत्तर होना चाहिए वर्ष 2011-12 को। लिखो, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12। एक चीज और समझ भाई, कि आपने कहा कि भाई पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे मत पढ़ लेना 2011 और 2012 ऐसे मत पढ़ लेना इसको। ये फाइनेंस ईयर है, वित्त वर्ष है, ये वित्त वर्ष को ऐसे लिखा जाता है। और आपको पता है कि भाई भारत में वित्त वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जो अवधि है वो 1 साल होगी ना, तो वित्त वर्ष को अपन लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2011-12, जैसे 2017-18, 2019-20, तो वित्त वर्ष को ऐसे लिखा जाता है। आगे यहां तक है। तो एक ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु या आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष किसको माना गया है, 2011-12। फिर लिखो नीचे, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर ज्ञात की गई, स्थिर कीमतों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय, मतलब एक्चुअल राष्ट्र की इनकम। यहां तक आगे के समझ में। अब देखो, आप स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्र की आय ज्ञात करोगे वो तो हो गई वास्तविक राष्ट्रीय आय। आप स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करोगे वो हो गई वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। मेरी बात समझ आ गई क्या? नहीं, मैंने आपको 2 बातें लिखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष की जाती है, यहां तक तो आ गई ना। एक तो चालू कीमतों पर की जाती है और एक स्थिर कीमतों पर की जाती है। देखो, आप राष्ट्रीय आय के डाटा देखोगे तो 2 डाटा मिलेंगे आपको, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय की आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। आपको यह भी मिलेगा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। क्लियर यहां तक? फिर मैंने बताया कि स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे अपने, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय। और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर ली, उसको वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। आगे नहीं बात है कहने, मतलब स्थिर कीमतों पर या बेस ईयर की कीमतों पर आप राष्ट्र की इनकम निकालते हो। अब ये निकाली कैसी जाएगी वो बाद में करेंगे अपन बात, एक बार तो आपको तथ्य याद रखने हैं। तो स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्र की आय ज्ञात करेंगे उसको क्या कहेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय। और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर ली अपने, तो वो क्या हो जाएगी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है, अर्थव्यवस्था का जो विकास, भाई आपको पता है कि भाई विकास कब होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है तभी तो विकास होता है। भाई लोगों की इनकम, भाई आपकी हो चाहे मेरी हो, इनकम बढ़ेगी तभी तो अपने परिवार का विकास होगा। राष्ट्र का विकास भी कब होगा, जब राष्ट्र के लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ सकती है राष्ट्र के लोगों की इनकम? अरे राष्ट्र के लोगों की इनकम कैसे बढ़ सकती है? क्या ते जवाब रटो रटाए मत दो, तार दिमाग को जवाब दो दे। अरे आपने घर में कमाई कब बढ़ती है, कहां ज्यादा काम करेंगे तभी तो बढ़ेगी ना।
तो थे बीच में दूसरी लैंग्वेज घड़े ले रहे हो। तो वही बात होगी, राष्ट्र की इनकम कब बढ़ेगी? जब राष्ट्र के लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम उनके पास काम होगा तब करेंगे ना। अरे काम मिलेगा तभी तो करेंगे ना। तो काम खूब मिल रहा है भाई, राष्ट्र की इनकम, राष्ट्र के विकास के लिए लोगों को काम खूब मिल रहा है, खूब प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? कोई है दिक्कत? है इसका मतलब राष्ट्र का विकास है नहीं हो रहा। और अगर ये दिक्कत नहीं होती, देश के लोगों को काम मिलता, खूब प्रोडक्शन होता, खूब कमाते, हर आदमी के हाथ में काम होता, तो बताओ राष्ट्र का विकास होता है नहीं होता? इसका मतलब हर आदमी काम है, इसका मतलब हर आदमी कमा रहा है, देश की इनकम बढ़ रही, ये तो है ना। चलो तो यहां तक हो गई, आपके समझ आ गई कि इसका मतलब इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका है कि देश के लोगों को काम दो। अगर देश के लोगों के पास काम नहीं है तो देश की इनकम नहीं बढ़ेगी, चाहे आप आंकड़े बढ़ा करके दिखा सकते हो। अब आंकड़े कैसे बढ़ते हैं? गवर्नमेंट दिखाने को दिखा सकती है कि साहब देखो राष्ट्रीय क्या है, पिछली साल ये थी, अब ये हो गई, अब ये हो गई, ये हो गई। वो आंकड़े कौन से दिखाए जाते हैं? प्रचलित कीमतों वाले। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय की आय कीमतें बढ़ने से भी बढ़ जाती। बढ़ रही है कि महंगाई बढ़ रही है ना? तो महंगाई के साथ जो राष्ट्रीय की आय बढ़ती है वो कौन सी बढ़ती है? ये बढ़ती है। तो वास्तविक आय कब बढ़ेगी? उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन कब बढ़ेगा? जब देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, देश में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो देश में एक्चुअल में इनकम बढ़ेगी। तो अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था कि देश का विकास या अर्थव्यवस्था का विकास किस पर डिपेंड करता है? प्रचलित कीमतों पर आय के ऊपर या स्थिर कीमतों की आय के ऊपर? स्थिर कीमतों पर। तो आप स्थिर कीमतों की आय को अगर आप देखोगे कि उस वर्ष मतलब 2015-16 में इतनी थी, अब 2021-22 में इतनी हो गई, यदि बढ़ी है स्थिर कीमतों पर, तब तो आप सोच लेना कि भाई देश का विकास है हुआ है। और यदि उन कीमतों पर नहीं बढ़ी है तो आप ये लगा लेना भले प्रचलित कीमतों पर इनकम कितनी बढ़ जाए, राष्ट्र का विकास है नहीं हुआ। क्लियर थी बात? अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि आर्थिक विकास को या अर्थव्यवस्था को, विकास को मापने का श्रेष्ठ मेजरमेंट क्या है? अब इसमें देखो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मेजरमेंट तो है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। क्या है? स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। हालांकि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय भी एक्चुअल में सही मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देश की इनकम तो बढ़े लेकिन वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए। अरे देश की इनकम बढ़ तो रही है लेकिन अपनी थोड़ी बढ़ रही है। हाँ, जो भी आप समझ गए, अडानी की बढ़ रही है, अंबानी की बढ़ रही है, कई गुना बढ़ गई ना। अब आप प्रति व्यक्ति आय निकालोगे तो राष्ट्र की इनकम तो बढ़ेगी, बोले अपनी नहीं बढ़ो, राष्ट्र की तो बढ़ी है कि राष्ट्र की इनकम में उनकी भी तो जुड़ रही है अपने साथ में। राष्ट्र की इनकम बढ़ गई, आप उसमें पॉपुलेशन का भाग लगाओ, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई, लेकिन हो गया क्या विकास अपना? अगर स्थिर कीमतों पर बढ़ जाए तो भी नहीं होगा। अरे उनकी बढ़ी है, अपनी थोड़ी बढ़ी है। स्थिर कीमतों पर बढ़ गई तो भी अगर आय का केंद्रीकरण हो रहा है तो उसको आप एक्चुअल में आप उसको विकास नहीं कर सकते। विकास कब होगा? जब आर्थिक असमानताएं नहीं बढ़ी हो। अभी तो आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, आपको ध्यान होगा। आर्थिक असमानताएं नहीं बढ़ी और फिर यदि आपको प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती है तब आप कह सकते हो कि वास्तव में राष्ट्र की इनकम है बढ़ी। तो इसका मतलब हो गया कि वास्तविक कीमतों पर या स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है वो भी एक्चुअल में सही मेजरमेंट नहीं है। उसका भी अपन आंकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ देश में आर्थिक असमानताएं बढ़ गई। हो सकता है ना ऐसा? यह भी हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ में लोगों का शोषण बढ़ गया हो, लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा घंटे कार्य करवाया गया हो। आप देश के लोगों को 18-18 घंटे काम करवाओ, प्लानिंग हो रही है तैयार, 18-18 घंटे काम करेंगे, देश में प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना। लेकिन वो वास्तव में एक तरह से विकास थोड़ी है। न वो घर को टाइम दे पाएंगे, न अपना पूरा, समझोगे ना। अगर जो आदमी 18 घंटे काम करता है, भले वो कितना कमा ले, सुखी है क्या? वो सुखी नहीं। तो सही मेजरमेंट तो ये भी नहीं है। लेकिन तरीका क्या अपने पास? तो तरीका अपने पास यही है कि भाई सही तो वास्तविक कीमतों पर या स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय भी सही मेजरमेंट तो नहीं है,
लेकिन बाकी में सबसे ज्यादा सही है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक विकास को मापने का सही मेजरमेंट या उचित, सही नहीं आएगा, उचित आएगा, सही तो है ही नहीं कोई, उचित आएगा। उचित मापदंड क्या है? तो आपको क्या करना है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, या आपको मिल जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। लिखो इसको आप। अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास है वास्तविक राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था का विकास है वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है, लिख लिया आपने। इसका अमल हो गया कि अगर स्थिर कीमतों पर राष्ट्र की आय बढ़ती है तो अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास है हुआ है। भले हुआ ही किसी का ही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास है हुआ है। या स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो भी अपन अंदाज लगा सकते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, भले हुआ किसी का भी, लेकिन देश के लोगों का ही हुआ है। लगा सकते हैं अपन अंदाजे, लेकिन प्रचलित कीमतों पर अपन नहीं लगा पाएंगे। अगर प्रश्न मान लो यह आ जाए कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी या आवश्यक है क्या? राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय अनिवार्यतः बढ़ जाएगी। यह कथन सही है क्या? यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत आ गई भाई? है? बहुत बढ़िया। अरे राष्ट्रीय आय के अंदर आप पॉपुलेशन का भाग लगा रहे हो सकता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ी हो लेकिन पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा बढ़ गई होगी, तो प्रति व्यक्ति आय तो कम हो जाएगी ना। तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय आय, एक चीज और सुनो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ भी सकती है, अरे घट भी सकती है। तो आपको किस पे ध्यान रखना है? राष्ट्रीय आय पर भी ध्यान रखना है, साथ में पॉपुलेशन पर भी ध्यान रखना है। आगे चीज और क्लियर हो जाएगी आपकी। आगे लिखो अब। तो मैंने आपको क्या लिखा दिया? अभी राष्ट्रीय आय दो कीमतों पर ज्ञात की जाती है, प्रतिवर्ष प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों। लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास किस पे डिपेंड करता है? स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय आय। अब एक क्वेश्चन लिखो, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का सही माप नहीं, आर्थिक विकास का उचित मापदंड है। आर्थिक विकास का उचित मापदंड है। सही कोई नहीं है, उचित कौन सा है? पहला लिखो, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, अरे पहला मैंने लिखा है मौद्रिक राष्ट्रीय आय, लिख लिया। दूसरा लिखो वास्तविक राष्ट्रीय आय। तीसरा लिख लो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। और 4 नंबर का ऑप्शन लिख लो प्रति व्यक्ति, अरे यार, प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी।
जीडीपी जाडीपी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। यहां तक है। कौन सा करोगे? 3 नंबर सही करना है इसके अंदर। लिख लिया सबने? चलो तो आगे लिखो अब। राष्ट्रीय आय, एयर को निशान लगा, लिखो राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती हैं। भाई राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन लगाना हो तो कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। पहला लिखो उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, और इसी उत्पादन विधि का एक नाम और भी है, मूल्य संवर्धन तेने सही कर लिया भाई सारे हिसाब से, ठीक है ना। मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य वर्धन आ जाए या मूल्य संवर्धन आ जाए एक ही बात है। दूसरा लिखो आय विधि, और तीसरी लिख लो व्यय विधि, व्यय विधि। मैंने आपको लिखा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब आगे देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, भाई पूरे विश्व में 3 विधियां होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक वर्ल्ड लेवल का सब्जेक्ट होता है। इसमें जो बात भारत में होती है वही बात दूसरे देशों में भी होती है। हिस्ट्री हर देश की अलग अलग हो जाती है, ज्योग्राफी हर देश की अलग अलग हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ही रहती है। जहां फिजिक्स एक ही होती है ना, केमिस्ट्री थोड़ी चेंज होती है देश के हिसाब से। H2O आप पानी आपको बनाना था, वही हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर पानी भारत में बनेगा और वही अमेरिका में बनेगा। तो वही बात किस में है? इकोनॉमिक्स के अंदर है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो साइंस के अलावा इकोनॉमिक्स में मिलता है। या तो भाई आपको केमिस्ट्री में मिलता है, आपको फिजिक्स में मिलता है, बायोलॉजी में मिलता है, जूलॉजी बॉटनी में मिलता है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। चलो आगे बताऊं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रश्न आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्यतः कौन सी विधि काम में ली जाती है? मुख्यतः कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो आपको कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि और वे विधि। तो 3 ही तो है, 3 ही तो है भाई इसमें, और भी कोई है तुम्हारे दिमाग में? चलो अब मेरी सुन लो आप। अगर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्यतः कौन सी विधि काम में ली जाती है, तब आपको करना, रुको मत बोलो आप, उत्पादन विधि और आय विधि। मुख्यतः लेने को तो तीनों काम में लेते हैं, फिर आता फिर वे विधि का कहाँ यूज होता है? तो आपको याद रखना है कि जो अपना निर्माण क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का जो क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, उसमें कौन सा मेथड से? वे विधि। बाकी आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा होता है प्राथमिक क्षेत्र? है कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, खनन आता है, बिजली, गैस और जलापूर्ति आता है। क्या क्या बताया द्वितीय क्षेत्र में? निर्माण, विनिर्माण, खनन, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति। हालांकि देखो बिजली, गैस और जलापूर्ति सर्विस हैं, सेवाएं हैं, लेकिन ये अनिवार्य सेवाएं हैं, इसलिए इनको औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। सर्विस है भाई, बिजली की, गैस की, ये सर्विस होती हैं, सेवाएं होती हैं, लेकिन ये अनिवार्य सेवाएं हैं, इसलिए इनको किस में शामिल किया गया है? द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया। अब आप मुझे कोई ये भी बता दो कि विनिर्माण और निर्माण में क्या डिफरेंस होता है?
अच्छा, विनिर्माण, हाँ। देखो क्या, गेहूं से आटा बनाया और आटे से हलवा बना लिया है राबड़ी चलो कोई बात नहीं, गेहूं से आटा बनाया बात है, और आटे से ब्रेड बना ली या बिस्कुट है, कोई बना लो, ब्रेड बना लो, बिस्कुट बना लो, एक बात है। फिर क्या हुआ, निर्माण कौन सा है इसमें, विनिर्माण कौन सा है? निर्माण तो आटा है, किसने किया था आटा का निर्माण है और विनिर्माण कौन सा है विनिर्माण है राबड़ी अब आप मेरी सुन लो आप देखो, निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, सड़कों का कंस्ट्रक्शन होता है, बांध का कंस्ट्रक्शन होता है, सीवर लाइनों का कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो आएगा वो तो आएगा निर्माण में, ये निर्माण इंडस्ट्रीज है। और विनिर्माण को बोलते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो बता रही हो ना, गेहूं से आटा बनाना, इसका मतलब मशीनें काम में आई है। जहां पर मशीनें काम में आती है, मशीनों से कोई प्रोडक्ट बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। जैसे आज अपन जो भी वस्तुएं काम ले रहे हैं, जैसे अपने पास ये कपड़ा है, पेन है, पेंसिल है, पंखा है, ये है, बोर्ड है, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग से आए, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। और बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट है। और ये सारे अपन ने जो काम में ले रहे हैं वो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन है। आगे होगी समझ में? ये निर्माण और विनिर्माण के चलो, तो यहां तक अपन पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी बताइए? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब प्रश्न यह जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्यतः कौन सी विधि है? उत्पादन विधि और आय विधि, दोनों करनी है आपको। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी विधि से की जाती है, तब तीनों करनी है। तब क्या करनी है? तीनों। अरे ये भी तो काम में आ रही है, लिखो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः उत्पादन विधि और आय विधि द्वारा की जाती है। मुख्यतः उत्पादन विधि और आय विधि द्वारा की जाती है। क्लियर है यहां तक? फिर लिखो, भारत के निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो तीनों आनी है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः की जाती है, तो 2 करनी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और उसमें 2 दे दिया आपको, उत्पादन विधि, आय विधि। दूसरा ऑप्शन दे दिया उत्पादन विधि, व्यय विधि। तीसरा ऑप्शन दे दिया आय विधि, व्यय विधि। चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तब आपको करना है उत्पादन विधि और आय विधि। क्लियर होगी ना बात? चलो तो आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो आता है, अर्थव्यवस्थाएं 2 तरह की होती हैं। एक तो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है और एक है विकसित अर्थव्यवस्था। अब आपके दिमाग में आ रही होगी साहब, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी होती है क्या? पिछड़ी अर्थव्यवस्था को ही विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि पिछड़ापन थोड़ा सा कठोर शब्द है। किसी राष्ट्र को अपन कहेंगे पिछड़ा राष्ट्र है तो थोड़ा वो बुरा मानता है वो राष्ट्र, ठीक है ना? इसलिए उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट शब्द काम में ले लिया जाता है। ये विकासशील है कि घबरा मत,
विकासशील। अब तो ठीक है, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था है तो वो क्या है, पिछड़ी हुई है। भारतीय व्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को अपन कहेंगे भारत तो पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, तो देश के लोग नाराज हो जाते हैं। है पिछड़ा हुआ ही एक्चुअल में, लेकिन नाराज हो जाते हैं। इसलिए फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या काम में लिया कि यार इनको आप पिछड़ा तो मत कहो, कम से कम तो इनको क्या कह दो आप, विकास की। देखो प्रोग्रेस कर रहे होते तो उनको नाम क्या दे दिया, विकासशील। देखिए प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं वो आपके देख रहे हो आप, ठीक है ना, इसलिए उनको क्या कह देते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कह देते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, अगर प्रश्न आ जाए कि विकसित राष्ट्रों में जो डेवलप कंट्रीज हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्रों में तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्यतः कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो आपको करना है आय विधि और व्यय विधि। और विकासशील राष्ट्रों में पूछते हैं तो आपको करना क्या करना है, उत्पादन विधि और आय विधि। ये लाइन और लिखो आप। विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु मुख्यतः आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग होता है। विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन विधि और आय विधि, उत्पादन विधि और आय विधि का अधिक प्रयोग होता है। उत्पादन विधि और आय विधि का अधिक प्रयोग होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में व्यय संबंधी मतलब खर्चे के संबंध में व्यय संबंधी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। व्यय संबंधी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। लिख लिया आपने। देखो अपने देश में प्रोडक्शन के डाटा मिल जाएंगे आराम से, इनकम के डाटा भी मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे आप मान नौकरी लगोगे तो आपकी सैलरी गवर्नमेंट को पता रहेगी कितनी है, इनकम के डाटा मिल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये थोड़ी पता आपके खर्चा कितना गया, खर्चे के डाटा नहीं मिलते। जबकि विकसित राष्ट्रों में क्या है, विकसित राष्ट्रों में तो ऑनलाइन परचेजिंग होती है ज्यादातर, वे का हिसाब किताब कंप्लीट रहता है, तो वे के डाटा मिल जाते हैं, तो इसलिए आय विधि और व्यय विधि का यूज ज्यादा होता है। हालांकि अब अपने भी जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो चला है पेमेंट, तो उससे डाटा मिल जाते हैं, वे के डाटा भी मिलने शुरू हो गए हैं। आगे यहाँ तक समझे। एक बार कॉपी बंद करो आप, देखिए अब प्रश्न पूछो वो बताना, देखिए आप। थोड़ा मूल्यांकन तो कर लें, आपको कितना समझ में है, पूछो भाई। देखो अपने सबसे पहले पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। कौन गया, साइमन कुजनेट्स। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी 1868, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना डॉक्टर VKRV राव। इसके अलावा दो के और भी नाम लिखे थे, फिंडले सिराज और RC देसाई। फिर अपने पढ़ा था राष्ट्रीय आय समिति 1949, PC महालनोबिस। प्रथम रिपोर्ट 1951, अंतिम रिपोर्ट 1955। CSO की स्थापना 1951, कार्य प्रारंभ 1955। CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वर्तमान में नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर है यहाँ तक। राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष दो कीमतों पर की जाती है, प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर।
स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं उसको क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय। अगर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाए तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय को आप जनसंख्या से भाग लगा दो। क्या होती है राष्ट्र की आय? देश के लोगों की इनकम। एक साल में देश के लोग जो आय कमाते हैं, कैसे कमाएंगे? कोई मजदूरी के रूप में कमाएगा, कोई ब्याज के रूप में कमाएगा, कोई वेतन के रूप में कमाएगा, कोई लगान के रूप में, लगान जमीन के किराए को बोलते हैं, कोई लगान के रूप में कमाएगा और कोई प्रॉफिट के रूप में कमाएगा। इसका मतलब देश के लोगों की इनकम आपको ज्ञात करनी हो, राष्ट्र की आय ज्ञात करनी हो, तो क्या करोगे आप? मजदूरी जोड़ दो देश के लोगों की, लगान देश के लोगों, लगान मतलब किराए के रूप में वो सारा जोड़ दो, ब्याज के रूप में वो सारा जोड़ दो, वेतन जोड़ दो सबका, और सबका प्रॉफिट जोड़ दो। चाहे वो वेतन यहां से कमाया हो, चाहे विदेश से कमाया हो, चाहे उसको प्रॉफिट यहां मिला हो, चाहे विदेश से मिला हो, देश के लोगों की इनकम को आपको जोड़नी है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो ना कि राष्ट्रीय आय बराबर है लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ। अरे ब्याज से भी तो लोग कमाते हैं, समझ गए? किराए से भी कमाते हैं लोग। भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पूंजी होती है, बिल्डिंग का किराया ब्याज माना जाता है। लोग जमीन भी देते हैं अपनी किराए पर, जमीन के किराए को क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। प्रबंधक जो होता है, जो मैनेज करना है, उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि राष्ट्रीय आय का मतलब आप क्या कहोगे? देश के लोगों की सारी लगान से जो कमाई हुई है वो जोड़ दो, मजदूरी से जो कमाई हुई है वो जोड़ दो, और ब्याज जोड़ दो, वेतन जोड़ दो, और लाभ जोड़ दो। तो अगर लिखे आ जाए आपके राष्ट्रीय आय का मतलब, तो आपको क्या याद रखना है? लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ, ये राष्ट्रीय आय होगी आपकी, चाहे वो यहां से कमाए चाहे वो विदेश से कमाए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपकी? चलो तो आगे लिखो फिर आप। लिखाओ आगे, लिखो वास्तव में, वास्तव में राष्ट्रीय आय, वास्तव में मतलब एक्चुअल में, वास्तव में राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का, वस्तुओं तथा सेवाओं का वार्षिक चक्रीय प्रवाह होती है। वार्षिक चक्रीय प्रवाह होती है। मैंने क्या बताया आपको? चक्रीय प्रवाह। किसका प्रवाह है? वस्तुओं और सेवाओं का। एक्चुअल में अपन देखें, वास्तव में अपन देखें तो राष्ट्र की इनकम क्या होती है? देश में एक साल में कितने रुपए की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है, जितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, एक्चुअल में इनकम है वही। अरे रुपयों का क्या बढ़ता है? मोदी जी ने साहब 2000 का नोट, वो 1000 का नोट बाहर कर दिया था, 500 का नोट बाहर कर दिया, इसका मतलब रुपया तो इनकम नहीं है ना। अरे अब आपके पास 2000 रुपए का नोट है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। ये नोट चल रहे हैं, ये बाहर करते, कोई वैल्यू है क्या? नहीं वैल्यू है। तो एक्चुअल में इनकम रुपए थोड़ी है, एक्चुअल में इनकम रुपए नहीं है। एक्चुअल में इनकम देश का प्रोडक्शन है, समझ गए? तो एक्चुअल में इनकम क्या है? देश का प्रोडक्शन। इसका मतलब एक्चुअल में राष्ट्र की आय कब बढ़ेगी? जब देश का प्रोडक्शन है बढ़ेगा। और देश का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब देश के साधनों को रोजगार दिया जाएगा। इसका मतलब रोजगार और प्रोडक्शन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आगे लिखो, फिर लिखो। अब एक चीज थोड़ा सा और मैं यहां पर बता दूं। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि अगर प्रश्न आ जाए आपके, क्वेश्चन लिखो, देखो, निम्न में से प्रवाह अवधारणा है, निम्न में से प्रवाह अवधारणा है,
प्रवाह कंसेप्ट कौन सा है, फ्लो कंसेप्ट कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखो, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। दूसरा ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा ऑप्शन लिखो, राष्ट्रीय निवेश। राष्ट्रीय निवेश। और चौथा ऑप्शन लिखो, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन लिख लो, उपरोक्त सभी। अच्छा, तने बता रहा कि जब ऑप्शन में कोई सभी आ जाए तो वही करना है। ये बता रहे क्या कि भाई जिसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए उसमें सही कौन सा होता है, उपरोक्त सभी। ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें तो आपकी बात सही है, इसमें तो कौन सा है, ये है। लेकिन हर बार आप ऐसा मत कर देना। अब आप देखो, आपको ये समझना है कि ये प्रवाह कंसेप्ट या प्रवाह अवधारणा होती कौन सी है। एक स्टॉक अवधारणा होती है, वो कौन सी होती है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, निम्न में से प्रवाह अवधारणा नहीं है, प्रवाह अवधारणा नहीं है, प्रवाह अवधारणा नहीं है। पहला लिखो, राजकोषीय घाटा। भुगतान शेष। प्रश्न क्या था, इनमें से प्रवाह अवधारणा नहीं है। चलो, विदेशी ऋण। और चौथा लिख लो, इसमें प्रवाह अवधारणा कौन सी नहीं है, रोजगार। क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, रुका हुआ है क्या? अरे रोजगार रुका हुआ इसलिए क्या, भुगतान शेष। दो ऑप्शन और रह गए हैं, अभी तो दो और आपके सामने है। राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा, एक और बच गया। अब वो जो बच गया ना वही सही है। तो इसमें से प्रवाह अवधारणा कौन सा नहीं है, विदेशी ऋण नहीं है। अब आपके देखो दिक्कत आ रही है ना, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि प्रवाह अवधारणा कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती, कौन सा स्टॉक अवधारणा है और कौन सी स्टॉक अवधारणा नहीं है। तो अब आपको पता कैसे लगाना है, तो लिखो आप प्रवाह अवधारणा। प्रवाह है अवधारणा। लिखो, इस अवधारणा में उन चरों को शामिल किया जाता है, उन चरों को। चरों का मतलब समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे? एक वेरिएबल्स होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स होता है इसका मतलब उसमें चेंजेज होता है, और कांस्टेंट होता है उसका मतलब उसमें चेंज नहीं होता। तो यहां पर चर हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। चर क्या होते हैं, वेरिएबल, जिसमें चेंजेज होता है। कोई भी चर है जिसमें चेंजेज होता है उसको अपन क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो क्या लिखा है मैंने, इस अवधारणा में उन चरों को शामिल किया जाता है
उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन है एक समय अवधि, जिनका मापन एक समय अवधि, इंग्लिश में इसको कहेंगे पीरियड ऑफ ए टाइम, एक समय अवधि में किया जाता है, समय अवधि में किया जाता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। दोबारा सुन लो, मैंने आपको ये लिखा है, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रवाह अवधारणा कौन सी होती है इसमें, क्या नहीं, तो आप ये कहो कि प्रवाह अवधारणा में वो चर आते हैं जिनका मेजरमेंट या जिनका मापन एक समय अवधि में किया जाता है। जैसे देखो, आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं। आप किसी व्यक्ति से पूछते हो कि भाई आपकी इनकम कितनी का है, पूछ सकते हैं जनरली, भाई आपकी इनकम कितनी का है, तो वो अपनी इनकम ऐसे तो बताएगा भाई मेरी सालाना इनकम इतनी है, या मेरी मंथली इनकम इतनी है, या मेरी पर डे इनकम इतनी है, या पर आवर मेरी इनकम है इतनी है। वो एक अवधि तो बताएगा, तो इसका मेजरमेंट अवधि में हो रहा है ना। तो जिनका मेजरमेंट अवधि में होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रवाह अवधारणा होती है। जैसे राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय में आप एक साफ साफ वित्त वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। मैंने ये भी बताया राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वर्ष में या एक वित्त वर्ष में देश के लोगों की इनकम, अवधि की बात करें ना। और अभी कहता है भाई राष्ट्रीय आय का जो गणना आते हैं या जो डाटा आते हैं वो दो कीमतों पर आते हैं, प्रचलित कीमतों पर है। तो प्रचलित कीमतों पर आ जाएगा जैसे 2021-22 की राष्ट्रीय आय, फिर स्थिर कीमतों पर है 2011-12 की राष्ट्रीय आय। एक अवधि तो आ रही है ना, तो अवधि में जिसका मेजरमेंट होता है वो क्या होती है, प्रवाह अवधारणा होती है। लिखो, जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे राष्ट्रीय आय, कोमा लगाओ, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीएनपी, जीडीपी। देखो अब तो मैं लिख रहा हूं, बाकी राष्ट्रीय आय जब बोल दिया जाता है इसका मतलब जीएनपी जीडीपी भी उसी में आ गई, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय के क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। अब तो मैंने अलग अलग लिखा दिया, लेकिन राष्ट्रीय आय आ जाए इसका मतलब जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारी किस में आ जाती हैं, राष्ट्रीय आय में आ जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रवाह अवधारणा। आगे आता है, आगे लिखो, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय निवेश, रोजगार सृजन, राष्ट्रीय निवेश, रोजगार सृजन आदि आदि प्रवाह अवधारणा है, आदि प्रवाह अवधारणा है। अब यदि प्रश्न आ जाए आपके कि इनमें से प्रवाह अवधारणा कौन सी है या कौन सी नहीं, तो आपको यह देखना है कि इसका मापन जो हो रहा है वो एक अवधि में होता है, पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे देखो निवेश की बात करें तो आपने ये सुना होगा भाई इस साल तो मैंने ये इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, सुना होगा ना आपको। ऋण, आपने बात करें भाई विदेशी व्यापार की, तो भी उसमें लिखा होता है भाई 2020-21 में भारत का विदेशी व्यापार इतना था, आयात इतना था, निर्यात इतना था, या 2020-21 में राजकोषीय घाटा इतना था, 2020-21 में राजस्व घाटा इतना। अरे घाटा कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी होता है, एक अवधि में तो होता है घाटा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रवाह अवधारणा। अब लिखो स्टॉक या भंडार अवधारणा, स्टॉक या भंडार अवधारणा। स्टॉक या भंडार अवधारणा है, मैंने कब कहा मेजरमेंट नहीं होता। मेजरमेंट तो होता है लेकिन उसका पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, पीरियड ऑफ टाइम पर नहीं होता। बात यह कि पीरियड ऑफ टाइम पर मेजरमेंट है या पॉइंट ऑफ टाइम पर है।
मेजरमेंट तो हर चीज का ही होता है, वो मैं लिखा रहा हूं ना आपको, अभी लिखाऊंगा वो चीज को। भाई मैंने ये लिखा है भाई प्रवाह धारणा नहीं है, तो प्रवाह धारणा में कौन सी आती है, जिसमें एक अवधि में मेजरमेंट होता है। तो विदेशी ऋण का तो अवधि में होता ही नहीं होता ना, इसलिए वो विदेशी ऋण प्रवाह धारणा नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि भाई मेजरमेंट ही नहीं होता। लिखो इसके अंदर स्टॉक अवधारणा में लिखो, इस अवधारणा में उन चरों को शामिल किया जाता है, इस अवधारणा में उन चरों को शामिल किया जाता है जिनका मापन है एक समय बिंदु ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है, एक समय बिंदु पर किया जाता है। लिख लिया आपने? देखो एक मिनट साहब, पानी टंकी के अंदर पानी है, मेजरमेंट उसका भी होता है। भाई टंकी में पानी रखा हुआ है, मेजरमेंट तो मापन तो उसका भी होता है। और नल से पानी जा रहा है, मापन उसका भी होता है। नल से पानी जा रहा है, मापन उसका भी होता है। टंकी में पानी रखा हुआ है, मापन है उसका भी होता है। टंकी में रखे हुए पानी का अपन मापन करेंगे, वो स्टॉक है। और नल में पानी कितना निकल रहा है तो उसका मापन कैसे करेंगे, पर मिनट कितना निकल रहा है, या पर सेकंड कितना निकल रहा है, या पर घंटा कितना निकल रहा है, ऐसे तो करेंगे ना। तो नल का जो पानी है जिसका अपन मेजरमेंट करेंगे, तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ी कर सकते हैं अपने, उसका मेजरमेंट करेंगे एक पीरियड ऑफ टाइम पर। तो वो है प्रवाह कंसेप्ट। और टंकी में रखा हुआ पानी है, तो उसमें ये थोड़ी कहेंगे भाई प्रति घंटा कितना पानी है, वो तो इतना ही है। तो ये कहेंगे भाई इस टाइम पर टंकी में पानी कितना है, वो क्या है, स्टॉक। तो ऋण तो एक टंकी में रखा हुआ पानी है ना, कि भाई इतना ऋण है। लिखो आगे, जैसे, क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? अच्छा पानी बोल दिया था क्या? वो एक बात ना, क्या लिखा है मैंने आपको, जैसे एग्जाम्पल लिखा रहा था, जैसे पूंजी, संपत्ति, ऋण। अब ऋण चाहे वो देश का और चाहे विदेश का हो, ऋण। बेरोजगारी, लिख लेना। आदि स्टॉक चर है या आदि स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, भंडार। आदि स्टॉक अवधारणा है। रोजगार सृजन है, क्योंकि रोजगार सृजन कोई एक तारीख में थोड़ी होता है। भाई ये घोषणा कर देंगे भाई आज की तारीख में इतना रोजगार सृजित होता है, तारीख पे नहीं होता। रोजगार सृजन करने में टाइम लगता है। जैसे कहा था कि भाई 2015 से 2020 में कितने रोजगार सृजित कर देंगे, गवर्नमेंट घोषणा करती है ना अपनी, जब चुनाव आते हैं कि भाई इतना रोजगार सृजित किया जाएगा, तो एक अवधि में होता है मेजरमेंट, तो वो क्या है, प्रवाह है। जबकि बेरोजगारी का जो मेजरमेंट हो, भाई आज की तारीख में देश में इतने लोग हैं बेरोजगार है, टंकी में रखा हुआ पानी, तो वो क्या है, स्टॉक अवधारणा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो आगे लिखो फिर, है क्या होता है, अरे बाप रे, अब भुगतान संतुलन में हम चल जाऊंगा तो पीरियड हम ही चल जाओ फिर। ये पढ़ाएंगे आपको भुगतान संतुलन क्या होता है, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा का तो फिर आगे आपको क्या होता है, अरे पता है क्या, किसने पूछा था? तो राजकोषीय घाटा बता दो, आप मैं बता दूंगा भुगतान संतुलन आपको। हाँ, गवर्नमेंट का, हाँ अब ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की आय और व्यय का अंतर, ये बता रहे हो ना भाई, व्यय में से आप आय घटा दो, व्यय ज्यादा आय कम है, वो क्या बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटा। ये गलत है आपका उत्तर, ये राजस्व घाटा है। ये क्या है,
राजस्व घाटा है। गवर्नमेंट की राजस्व आय और राजस्व व्यय का जो डिफरेंस होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। अब आप राजस्व आय आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि राजस्व व्यय क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जब पता नहीं तो आप राजस्व इनकम नहीं निकाल, राजस्व घाटा नहीं निकाल पाओगे आप। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है देश के ऊपर कर्जा कितना है। राजकोषीय घाटे का मतलब है देश के ऊपर है कर्जा। अब वो निकालने के लंबे चौड़े मेथड होते हैं, निकलता कैसे उसके अलग अलग तरीके हैं। अब यार वो बताऊंगा तो फिर अपन टॉपिक से बढ़ जाएंगे, फिर ये टॉपिक छूट जाएगा, अपन दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। फिर ये नहीं करूंगा मैं आपको, अपना अपना टॉपिक है। नहीं, सिलेबस में तो है, आपके सिलेबस में तो है, आपको राजकोषीय घाटा पढ़ना पड़ेगा आपको सिलेबस के अंदर, क्योंकि अपन जो ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, वैश्वीकरण पढ़ेंगे, उदारीकरण पढ़ेंगे, तो बिल्कुल राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा भी आपको बताना पड़ेगा, उसका मतलब भी बताना पड़ेगा आपको। और अभी आपने बताया कि भुगतान शेष या भुगतान संतुलन क्या होता है, वो भी बताना पड़ेगा। भुगतान संतुलन चलो भाई आप एक लाइन में बता ही देता हूं फिर आपको, नहीं दिमाग में रही कि भुगतान संतुलन में बताए मैंने। भुगतान संतुलन किसी राष्ट्र की एक साल का विवरण होता है, डिटेल होती है, रिकॉर्ड होता है। किस बात का रिकॉर्ड है कि एक साल में किसी देश ने या किसी राष्ट्र ने शेष विश्व के साथ, मतलब अन्य देशों के साथ कितने रुपए का आर्थिक लेन देन किया है। वो जो रिकॉर्ड है, वो जो विवरण है, उस विवरण का नाम है भुगतान शेष बोल दो, चाहे उसको भुगतान संतुलन बोल दो। तो क्या होता है भुगतान शेष या भुगतान संतुलन है, तो आपको उतना याद रखना है, किसी राष्ट्र के भुगतान शेष का मतलब है उसकी एक साल की डिटेल्स, एक साल का विवरण, एक साल का रिकॉर्ड। किस बात का रिकॉर्ड है, आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड, कितना पैसे आए, कितना पैसे गए। अब पैसे आते कैसे ये आपको पता होगा, देश में पैसा कैसे आता है, कैसे आता है देश में पैसा। अगर अपन वस्तुओं का निर्यात करेंगे पैसा आएगा, अगर अपने सेवाओं का निर्यात करेंगे पैसा आएगा, ठीक है। अगर अपने देश के लोग विदेशों से कमा कमा करके बेचेंगे देश में पैसा आएगा। क्लियर आता है। अगर कोई विदेशी निवेशक यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं देश में पैसा आएगा। अगर देश को ऋण मिलता है, चाहे वो आपको विश्व बैंक से मिले, चाहे वो WTO से मिले, कहीं से भी विदेशी ऋण मिलता है, इसका मतलब देश में पैसा आ रहा है। सहायता मिल रही है तो देश में पैसा आ रहा है। यदि विदेशी लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं तो भी देश में पैसा आ रहा है। देश में पैसा जाएगा कैसे, अपन विदेशों से आयात करेंगे, चाहे वस्तुओं का आयात कर लो, चाहे सेवाओं का आयात कर लो, तो देश जेब से पैसा निकलेगा, निकलेगा ना देश से पैसा। और अगर अपने देश के लोग विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं तो देश से पैसा निकल करके दूसरे देश में जाता है, समझे नहीं, वो भी आर्थिक लेन देन है। अगर अपन किसी को ऋण देते हैं, किसी देश में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा निकलता है। सोने का भी लेन देन होता है। तो ये एक साल में कितना आर्थिक लेन देन किया है उसकी जो डिटेल्स होती है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को अपन क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहेंगे। दो खातों में लिखा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको। किसका? अच्छा मेरा है, भुगतान शेष का नाम पूछो। मेरा है अनुज कुलेरी। हेलो सर, करें अब आगे। क्या हो गया? आप पूरा एड्रेस बताओगे? चलो पूरा एड्रेस बता दो मेरे मामा। गांव है झुंझुनों में डिघाल। कोई मेरे हिसाब से होंगे भी झुंझुनों के। कितने गए? पूरा झुंझुनों ही गए। झुंझुनों में डिघाल गांव है। अब आपको ससुराल की डिटेल भी चाहिए? वो नहीं दी जाएगी। चलो लिखो तुम। समझ में आ रहा है अभी? चलो, तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया। कॉपी बंद करो, देखिए कितना आ गया।
मुझे आप ये बताओ कि अभी आपने पढ़ा कि भाई एक तो स्टॉक अवधारणा होती है और एक परवाह अवधारणा होती है ना। तो इसमें राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है, परवाह है, अवधारणा। और मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि वास्तव में राष्ट्र की जो आय है वो एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय परवाह होती है। एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, समझ गए नहीं? वही एक्चुअल में राष्ट्र की क्या होती है? इनकम होती है। लिखो आप नीचे। राष्ट्रीय आय के वार्षिक चक्रीय परवाह है, वार्षिक चक्रीय परवाह है। मैंने क्या लिखा है आपको? राष्ट्रीय आय के वार्षिक चक्रीय परवाह है को निम्न रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। निम्न रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। आपको राष्ट्रीय आय के परवाह का एक डायग्राम अपन बना लेंगे, उस डायग्राम से राष्ट्रीय की आय क्या हो जाएगी आपके क्लियर हो जाएगी। तो आप डायग्राम बनाओ। देखो यहां पर तो आप लिख लेना पारिवारिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ये तो पारिवारिक क्षेत्र कर लेना। अपन सारे लोग पारिवारिक क्षेत्र से आए हैं या कोई अलग से भी है? सब पारिवारिक क्षेत्र से हैं। और एक होता है आपके, आप इधर लिख लेना आप, उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करने वाली जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्में बोलते हैं। जैसे कोचिंग भी एक उत्पादन करने वाली फर्म है। कोचिंग भी क्या है? कि उत्पादन करने वाली फर्म है। कोचिंग किसका उत्पादन करती है? थारो तो करे को नहीं। किसका उत्पादन करती है? हैं? पैसों का। कोचिंग पैसों का उत्पादन करती है क्या? फैक्ट्री कहाँ है इसकी? ऑफिस में क्या? फैक्ट्री ऑफिस में है। कोचिंग सेवा का उत्पादन करती है, आपको सर्विस देती है। मेरी बात नहीं आई पसंद आपको? तो कोचिंग क्या करती है? पैसों का उत्पादन करेगी। वो आप मान लेना एग्जाम में आप सेवा कर देना, ठीक है ना? एग्जाम में सर्विस कर देना, वैसे आप चाहे इसको पैसों का उत्पादन मान लेना, लेकिन एग्जाम में आपको प्रश्न करना है सही। अगर वो वहां पर पैसे कर दिए तो प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। तो एक आपका हो गया उत्पादन क्षेत्र। अब देखो, अभी आपको बताया था कि एक्चुअल में इनकम देश का प्रोडक्शन है। एक्चुअल में इनकम क्या है? देश का प्रोडक्शन है, चाहे वो वस्तुओं का प्रोडक्शन हो चाहे वो सेवाओं का प्रोडक्शन। एक्चुअल में तो इनकम वही है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में एक्चुअल में इनकम है बढ़ेगी। प्रोडक्शन यदि नहीं बढ़ रहा है तो देश के अंदर इनकम है नहीं बढ़ेगी। अब बात है कि ये प्रोडक्शन करता कौन है? अरे कोचिंग सेवा का उत्पादन कर रही है ना। तो ये तो ये सेवा का उत्पादन कौन कर रहा है? कोचिंग कर रही है ना। तो कोचिंग अपने आप ही कर देगी सेवा का उत्पादन। जो मत बढ़ ले। अरे आप यहां के बैठ जाओगे तो कोचिंग आपको अपने आप ही दे देगी सेवा। कोचिंग में साधन होते हैं। क्या होते हैं? साधन होते हैं, और वो साधन आपको सेवा उपलब्ध कराते हैं। हाँ, जैसे मैं एक साधन हूं, समझ यहां तक? तो इसका मतलब साधन कौन हुए? देश के लोग ही हुए। वही क्या है? सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वही क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब आपको पता है कि कोई उत्पादन करेगा तो बदले में क्या लेगा? पैसा। तो पैसा पैसा देंगे। ते पैसा हम बावड़ा में तुझे जी सारा पिसांग अलावा भी तान दुनिया दिखेगी। मैं तो दिख रहे होंगे।
मतलब थारी आंख पिसाऊ ही खुला है। क्यों? अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, बाकी सब है। चलो तब इधर देख लो आप। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन करते हैं? साधन करते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि भाई उत्पादन के साधन कितने होते हैं? तो उत्पादन के साधन होते हैं 5। एक है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधक और उद्यमी और साहसी। ये उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन होते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्पादन के 5 साधन होते हैं। भूमि, बिना भूमि के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। यहां पर भूमि का मतलब सिर्फ धरातल से नहीं है। भूमि का मतलब प्रकृति ने अपने को जो निःशुल्क दिया है, जमीन अपने को निःशुल्क दिया प्रकृति ने, खनिज अपने को प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं, हवा, पानी, टेम्परेचर, ये वर्षा, ये सब प्रकृति ने अपने को निःशुल्क दिए हैं, जंगल अपने को प्रकृति ने निःशुल्क दिए। ये सारे क्या किस में आ जाते हैं? भूमि में आ जाते हैं। श्रम, श्रम का मतलब होता है कि काम करने वाले लोग। अब वो काम चाहे वो फिजिकली करें चाहे वो मेंटली करें। काम तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मेंटली। काम खेत में भी व्यक्ति करता है, वो कौन सा है? फिजिकली। तो लेबर, इकोनॉमिक्स में इनको लेबर कहेंगे, श्रम कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। चाहे वो फिजिकली वर्क करे चाहे वो मेंटली वर्क, बदले में पेमेंट देता है, अपना मजदूरी लेता है, तो वो क्या है? लेबर है, श्रमिक है। तो मैं यहां पर आया हूं तो एक लेबर के रूप में, श्रम के रूप में, साधन हूं। क्लियर यहां तक? और पूंजी, पूंजी का मतलब सिर्फ आपको जो पैसा दिख रहा है ना वो पैसा ही पूंजी नहीं है, वो तो है लिक्विड पूंजी, तरल पूंजी है। वो भी पैसा है, तरल पूंजी है। लेकिन इसके अलावा जो भवन है वो भी पूंजी है, सड़कें हैं वो भी देश की पूंजी है, रेलवे लाइनें वो भी देश की पूंजी है, देश के इंडस्ट्री हैं, देश के उद्योग हैं, उपकरण हैं, मशीनें, वो भी देश की पूंजी है। जैसे आता है कि साहब देश की पूंजी लूटती जा रही है, समझे ना? तो इसका मतलब पैसा है थोड़ी लूट रहा है। देश का एयरपोर्ट है, देश का आपका प्लेटफॉर्म है, सड़कें हैं, रेलवे हैं, ये सारी देश की क्या है? पूंजी है। क्लियर यहां तक? अब आपको पता है कि जब पूंजी प्रोडक्शन में लगाई जाती है, जैसे बिल्डिंग अगले ने बनाई है, तो कोई तो उद्देश्य होगा। उद्देश्य है कि भाई मैं इस बिल्डिंग को किराए पर दूंगा और मेरे 2 रुपए किराए का आ जाएगा, ये तो उद्देश्य है ना। तो इसका मतलब ये व्यक्ति कमा रहा है, किससे कमा रहा है? पूंजी से, किराए के रूप में। और पूंजी का जो किराया होता है उसको क्या कहते हैं? ब्याज। आगे यहां तक, मजदूर या लेबर जो काम करता है तो उसको काम करता है तो किसके लिए करता है? मजदूरी के लिए। जमीन कोई अपनी देता है तो किस लिए देता है? किराए के लिए। और जमीन के किराए को क्या बोलते हैं? लगान। प्रबंधक यदि काम करता है तो किसके लिए करता है? वेतन के लिए। मालिक, उद्यमी या साहसी जो काम करता है तो किसके लिए करता है? प्रॉफिट के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है उसको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो ये तो हो गया अपने उत्पादन के साधन। अब ये जो उत्पादन के साधन है, ये प्रोडक्शन क्षेत्र में क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। किसका करेंगे? ये वस्तु का भी करेंगे उत्पादन और सेवाओं का भी उत्पादन करेंगे। इसका मतलब उत्पादन क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। किस लिए होता है ये उत्पादन? क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। भाई आपको जरूरत थी इसलिए आप आए हो, कोचिंग की जरूरत के लिए थोड़ी आए हो आप, या कोचिंग के लिए आए कि भाई कोचिंग में चला तो चले, अपनी जरूरत के लिए। तो पारिवारिक क्षेत्र में आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, जरूरत उत्पन्न होती है। किसी को वस्तुओं की जरूरत उत्पन्न हो जाती है और किसी को सेवाओं की जरूरत। आपका रिचार्ज खत्म हो जाए तो एयरटेल वाले या बीएसएनएल वाले ये कहेंगे रिचार्ज कराओ, तो आप उनके लिए थोड़ी कराओगे आप रिचार्ज, आपके लिए। आपको जरूरत है तब करवाओगे आप रिचार्ज। समझ आ गई मेरी बात? आता है? तो पारिवारिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं, पारिवारिक क्षेत्र के लिए क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र के अंदर देश के लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ती है।
तो जरूरत पड़ती है तो देश के लोग क्या करेंगे, उनका उत्पादन करेंगे। आगे यहां तक बात। अब जब उत्पादन करेंगे तो देखो, भूमि का मतलब भूमि का मालिक हो गया भाई। प्रतिफल तो जमीन थोड़ी लेती है, जमीन का मालिक लेता है। तो जमीन का मालिक जो किराया लेगा, क्योंकि उसने उत्पादन किया है ना, तो किराया लेगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, लगान। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भूमि का प्रतिफल क्या है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, लगान। श्रमिक यदि उत्पादन करता है, काम करता है, तो वो क्या लेगा, मजदूरी। मजदूरी, वेतन नहीं, मजदूरी। ठीक है। और थान के मिलेगी गवर्नमेंट को मजदूरी कौन मिलेगी, वेतन ही मिलेगा। इकोनॉमिक्स में वो मजदूरी होती है। हाँ। और पूंजीपति को ब्याज, और प्रबंधक यदि काम करता है तो क्या मिलेगा उसको, वेतन। तो प्रबंधक बन जाओ तो वेतन मिलेगा आपको। और उद्यमी काम करता है तो किस लिए करता है, लाभ के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है उसको प्रॉफिट हो, उसको हानि भी हो सकती है। हो गया यहां तक। अब मुझे बताओ कि ये जो इन्होंने इनकम कमाई है, या देश के साधनों ने जो प्रतिफल कमाया है, वो कहां से कमाएंगे। अरे कमाई कहां से होगी, पारिवारिक क्षेत्र से होगी, उत्पादन क्षेत्र से होगी। भाई मैं कमाई घर आई होती तो मैं यहां क्यों आता। अगर कमाई घर में ही होती, हाँ ऑनलाइन हो तो भी छवाल देनी पड़ेगी, उत्पादन क्षेत्र हो गया तो वो। अगर कमाई घर पर ही होती तो आप भी कोचिंग क्यों करते। आप सर्विस सेक्टर में कमाई करने के लिए तो कोचिंग कर रहे हो ना, पिसा पिसा दिख रहे हैं तो नौकरी लागोगी तब तो होंगे ना पैसे। ये जो लोग कमाई करेंगे तो वो कहां से करेंगे, उत्पादन क्षेत्र से करेंगे। समझ क्या आते। और कमाई करके लोग कहां लेकर के जाते हैं, अरे कमाई कहां लेके जाते हैं, घर पर लेके जाते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में लेके जाते हैं। अब वह को एक दो को अलग ले जाओ, बात अलग है। भाई कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं कि वो उत्पादन क्षेत्र से कमाई सीधे डायरेक्ट ही उत्पादन क्षेत्र में दे देते हैं, वो अलग मामला है। लेकिन जनरली लोग कमाई करके कहां पे ले जाते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। तो आप तो कहां लेकर के जाना, लेकर के जाना, ठीक है। मैं तो यही लेके जाता हूं भाई। है कौन लेके जाऊं। वही लेके जाता हूं। वो आपको अलग दिख जाएंगे जो पारिवारिक क्षेत्र में नहीं लेके जाते हैं। वो 5% तो नहीं, ज्यादा बता दिए, 0.1%। 0.1% है जो वो पारिवारिक क्षेत्र में नहीं लेके जाते, वो उत्पादन क्षेत्र में ही रहते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, उन लोगों का अध्ययन नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर। ऐसे लोगों का इकोनॉमिक्स में अध्ययन नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में तो अध्ययन वही होता है जो पारिवारिक क्षेत्र में कमाई लेकर के जाते हैं। अब पारिवारिक क्षेत्र में कमाई आ गई है, आ गई ना। अब परिवार में क्या करेंगे, अलमारी मिल दीजिए। पारिवारिक क्षेत्र में खर्चा हो जाता है, क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। खर्चा किस पे करेंगे। हाँ कोचिंग पर भी खर्चा ही होता है, आपका खर्चा तो वही है। तो ये हो गया आपका व्यय। पारिवारिक क्षेत्र में क्या हो गया, व्यय हो गया। अब ये जो व्यय है वो किस पर किया उन्होंने, वस्तुओं और सेवाओं पर किया। जैसे आपने पैसा घर में आया था तो वो पैसा आपने व्यय किया है, किस पर किया आपने, सेवा पर खर्च किया। आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, आपका पैसा व्यय होता है, खर्च होता है ना। कपड़े खरीदते हो, आपका पैसा खर्च होता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय होता है। अब पारिवारिक क्षेत्र का जो व्यय होता है वो व्यय उत्पादन क्षेत्र का क्या हो जाती है, आय हो जाती है, इनकम हो जाती है उत्पादन। जैसे आपका पैसा वो किस में आ गया, उत्पादन क्षेत्र में। आपकी फीस जो आई है वो उत्पादन क्षेत्र में आ गई। अब उत्पादन क्षेत्र से कहां जाएगी, सारी ले जाएंगे बे। उत्पादन क्षेत्र में जो इनकम आई है वो बटेगी, वो क्या करेगी, बटेगी। किस में, ये देखो इनमें बढ़ जाएगी।
किसी को किराया दिया जाएगा, किसी को मजदूरी दी जाएगी, किसी को वेतन दिया जाएगा, किसी को ब्याज दिया जाएगा, समझे ना। और जो फिर बच गया वो मालिक का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि मालिक भी तो एक उत्पादन का साधन होता है। बिना मालिक के, बिना उद्यमी के कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या हो सकता है? प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उद्यमी जो होता है, अगर प्रश्न आ जाए आपके कि उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है, तो प्रमुख साधन होता है उद्यमी। उद्यमी के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, उद्यमी। अगर प्रश्न आ जाए, आप इनको लिखने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना आप। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से साधन की इनकम या कौन से साधन का प्रतिफल गैर अनुबंधित होता है, गैर अनुबंधित होता है मतलब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो कौन सा बताओगे आप? है? है? तो उद्यमी का। किसको करना है? उद्यमी का। क्योंकि उद्यमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। भाई जमीन को किराए पे लिया है तो फिक्स है कि भाई इतना किराया आपको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। मजदूर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आपको इतना पेमेंट मिलेगा। पूंजीपति के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना ब्याज मिलेगा, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन उद्यमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर उद्यमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तो निश्चित प्रॉफिट मिलता उसको, लेकिन कोई प्रॉफिट मिले कोई निश्चित थोड़ी है, नहीं है। क्लियर यहां तक? अगर प्रश्न आ जाए कि उत्पादन के कौन से साधन की इनकम जो होती है वो अनिश्चित होती है, तो वो भी किसकी है? उद्यमी की। उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन आ जाए तो उद्यमी करना है। अगर प्रश्न आ जाए कौन से साधन का प्रतिफल गैर अनुबंधित होता है, तो भी आपको क्या करना है? उद्यमी करना है। यदि प्रश्न आ जाए कि कौन से साधन की आय अनिश्चित होती है, तो भी आपको क्या करना है? उद्यमी करना है। आगे यहां तक? अब आप देखो यहां तक है, अभी तक तो आपने इसमें यह पढ़ा कि देश के लोग या साधन उत्पादन करते हैं। किसका करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का करते हैं। किसके लिए करते हैं? पारिवारिक क्षेत्र के लिए करते हैं। वो उत्पादन करके क्या कमाते हैं? इनकम कमाते हैं, समझ गए? देश के लोग इनकम कमाते हैं और देश के लोगों की इनकम को अपन जोड़ देते हैं। अब वो उत्पादन करे, को जरूरत थोड़ी है देश में उत्पादन करे, विदेश में जाके कर लो। भाई मैं जरूरत थोड़ी है मैं यहीं पढ़ूं, कहीं पढ़ा लो। आप काम करना आपको कहीं कर लो, चाहे यहां कर लो, चाहे आप विदेश में जाके कर लो। ये तो है ना बात। इनकम कमाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो सेवा का प्रोडक्शन करे, चाहे वो वस्तु का प्रोडक्शन करे। क्लियर यहां तक? अब देश के लोगों ने जो इनकम कमाई है, वो इनकम यही तो है, ये इनकम है ना। इस इनकम को आप जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी? राष्ट्र की आय। क्लियर थी बात? अब यहां तक अपने ये पढ़ लिया कि देश के लोग जितना कमाते हैं सारा का सारा खर्च कर देते हैं। सही है क्या ये बात है? सही नहीं है। मास्टरों के संबंध में तो बिल्कुल ही सही नहीं है। मास्टरों के संबंध में तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि जितना कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं। वो कितना खर्च करते हैं? 10%, 20%, और बाकी क्या करते हैं? सेविंग। अब वो सेविंग कहां जाती है उनकी? या तो वो बैंक में जमा करवाते हैं, या वो LIC करवाते हैं, या FD करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं। उसको अपन क्या मान लेते हैं? वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, समझेंगे ना? फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं उसको अपने। तो उनकी जो सेविंग होती है, जो बचत होती है, वो कहां जाती है? फाइनेंशियल सेक्टर में जाती है, वित्तीय क्षेत्र में। और वित्तीय क्षेत्र को अपने एक नाम दे देते हैं, वो अपने नाम दे दिया बैंक। तो पारिवारिक क्षेत्र के लोग जो बचत करते हैं वो कहां जाती है भाई? बैंक में। उत्पादन क्षेत्र में भी फर्में बचत करती हैं, वो भी कहां जाती है? बैंक के अंदर। क्लियर है यहां तक? अब बैंक से देखो ऋण भी लेते हैं लोग। भाई बैंक में पैसा बैंक में थोड़ी रहता है, बैंक से भी तो सर्कुलेट होता है वो पैसा। बैंक से ये उत्पादन क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। पारिवारिक क्षेत्र के लोग भी तो लोन लेते हैं। कोई मकान बनाने के लिए लोन लेता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है। तो ये यहां पर ये ऋण हो गया। अब देखो, एक साल में देश के लोगों ने जितना कमाया है, घर में रह गया क्या? नहीं। चाहे तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में आकर के फिर मिल गया होगा ऋणों के रूप में, या फिर वो सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च के रूप में मिल गया होगा। समझ आ गया यहां तक? तो नेशनल जो इनकम है वो घूमती रहती है। एक साल में कितनी घूम गई? एक साल में कितनी घूम गई? वही क्या है? राष्ट्र की इनकम। अब बताओ, ये पाइप के अंदर पानी चल रहा है, वही तो हुआ ना। एक साल में कितनी घूम गई? एक साल में कितना कमा लिया देश के लोगों ने?
कितना कमा लिया मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, जो कमाया है एक साल में, जो कमाया है वो आप जोड़ दो, वो क्या हो जाएगी, राष्ट्र की इनकम हो जाएगी। अब दूसरी बात मैंने बताया कि राष्ट्र की, एक्चुअल में राष्ट्र की इनकम क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ये तो पैसा है, एक्चुअल में तो इनकम ये है। भाई ये कमाया कैसे, इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया तब कमाया है, तो इसका मतलब एक्चुअल में इनकम क्या है, ये। क्लियर थी बात। अब आपने पढ़ा कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती है। कौन सी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगर देश का प्रोडक्शन अपन जोड़ लेंगे वो होगी उत्पादन विधि, देश के लोगों का खर्चा जोड़ देंगे आय विधि, इनकम जोड़ देंगे व्यय विधि। हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपके आगे समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी तो इतना है कि भाई प्रोडक्शन जोड़ लो, उत्पादन विधि होगी, खर्चा जोड़ लो व्यय विधि होगी, इनकम जोड़ लो वो कौन सी होगी, आय विधि। आप इसको उतारो पहले तो, उतार लिया क्या सबने? अब आपको 2 लाइन और लिखाऊंगा मैं इसमें। अरे उतारो 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 उतारो। लिखा दूं? अरे 1 मिनट 2 मिनट में कोई जान नहीं निकलती आपकी, लिख ले बस, 2 मिनट लिखा दूं। क्या हो गया, क्लास है? तो फिर ऐसा करते हैं, फिर कल लिखवा दूंगा आपको। ये तो उतार लो आप।